हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ओनली आईएएस बाय फिजिक्स वाला। हम उड़ान 500 प्लस सीरीज में इन्वायरमेंट के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं जो लास्ट 1 ईयर में आया था। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ ओनली आईएएस बाय फिजिक्स वाला आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आ रहा है। हम एक टेस्ट कंडक्ट करने वाले एनसैट आईएएस जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये बेसिकली 2024 के स्टूडेंट्स को टारगेट करेगा। इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उनको प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको कितनी मिल सकती है, अप टू 90% ऑफ द फीस। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। प्लीज स्कॉलरशिप टेस्ट तो आप सब देखो। टेस्ट कब होने वाला है, डेट नोट करके रखना, 19 मार्च। कौन सी डेट? 19 मार्च 2023। उस दिन टेस्ट होगा। कितने टाइम से अवेलेबल रहेगा? सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आप उसके बीच में कभी भी टेस्ट दे सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, ये ऑफलाइन मोड में टेस्ट नहीं होएगा। ये किस में होगा? ऑनलाइन मोड। तो आप आराम से घर पे बैठ के टेस्ट देना। तो बहुत अच्छा मौका है जो नेक्स्ट ईयर टारगेट करना चाहते हैं 2024 के लिए। तो प्लीज आइए, ये टेस्ट दीजिए। अगर आप लोग अभी भी एनरोल्ड हो चुके हो, कोई इश्यू नहीं। आप अपने अपने जान पहचान के लोगों को सबको ये बताओ, इन्फॉर्म करो। प्लीज स्प्रेड दी वर्ड ताकि उन सबको बेनिफिट हो सके। देखो, अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, देख सकते हो। वहां पे लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड होएगा। अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल करिए एंड ऑल्सो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, pwonlyis.com। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना उड़ान 500 प्लस सीरीज। ओके, सो पहला टॉपिक जो हमारे न्यूज में था, देखो इकोसिस्टम पढ़ रहे। इकोसिस्टम एक है ग्रासलैंड। तो उस पे एक बेस्ड क्वेश्चन न्यूज में था, तो उसको कवर कर लेते हैं। देखो, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पहले आइडिया होना चाहिए गुजरात कहाँ पे, बिकॉज ज्योग्राफी में भी यूपीएससी पूछ सकती है इसे। गुजरात स्टेट है, ऐसा कुछ दिखता है। अब वहां पे एक ग्रासलैंड है। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है? दे हैव प्लान टू रिस्टोर 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ पानी ग्रासलैंड्स इन द कमिंग ईयर एंड एवरी ईयर इन द कमिंग डेकेड। ये ध्यान रखना। तो बानी ग्रासलैंड है कहाँ? देखो, पहली बात लोकेशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। पास में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कोई इकोसिस्टम ग्रासलैंड या नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड होता है। सो उसी के बेसिस पे हमने आपके नोट्स भी उसी हिसाब से बनाए जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। तो बानी ग्रासलैंड कहाँ पे है? देखो, अगर हम इस मैप में देखें, बानी ग्रासलैंड कहीं गुजरात में है। ये ग्रीन एरिया बानी ग्रासलैंड है। और देखो उसके ऊपर अलाबन, याद करो। मुझे बताओ अलाबन कौन से अर्थक्वेक के बाद गुजरात में दिखा था? देन उसके पास देखो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ एंड ऐसे यहाँ पे पास में होगा लिटिल रन ऑफ कच्छ। ये दो एरिया पास में है। ऐसी कन्वर बेट, कन्वर बेट के छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो ये ध्यान रखना। ओके, पहली बात लोकेशन। सो इट इज लोकेटेड नियर ग्रेट रन ऑफ कच्छ। लोकेशन हमें पता चल गई। फिर यूपीएससी कैसे पूछ सकते हैं इसको क्वेश्चन कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। देखो ज्योग्राफी में क्या पूछ सकता है, क्लाइमेट कैसा है या फिर वहां का फॉरेस्ट कैसा है। फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो वहां पे हमें क्या मिलते हैं? वेटलैंड्स मिलेंगे एंड ग्रासलैंड्स। ये ध्यान रखना। तो बानी ग्रासलैंड्स में हमें वेटलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स ये दो चीजें मिलेगी। कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में नियर ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ओके, सेकेंडली कैसे टाइप ऑफ यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगी? सो यहाँ पे वेजिटेशन के प्लांट्स मिलेंगे, फॉर्ब्स एंड ग्रेमिनोइड्स। ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड्स है। ग्रासलैंड्स टाइप ऑफ ग्रासेस है, प्लांट्स, फॉर्ब्स एंड ग्रेमिनोइड्स। जो और ये तीनों के हैं, दीज आर हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मींस दे आर सॉल्ट टॉलरेंट बिकॉज ग्रेटर रन ऑफ कच्छ डेजर्ट एरिया, सॉल्टी एरिया, सलाइन एरिया। तो वहां पे जो वेजिटेशन है वो सॉल्ट टॉलरेंट ही मिलनी चाहिए। तो यूपीएससी पूछ भी सकती है, जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स में यूपीएससी कुछ इन प्लांट्स के नाम डाल देगी हेलोफाइल्स। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग तो नहीं है ना, पर इस स्पीशीज के हमने नाम सुने नहीं होते, फॉर्ब्स, क्रेमोनाइट्स। तो ऐसे यूपीएससी पूछ सकती है। ओके, देन अभी इसको क्या कहते हैं? बानी ग्रासलैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखो एक तो पहली बात एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ध्यान रखना, नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। उसके अंदर क्या डिक्लेयर किया है बानी ग्रासलैंड को? इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज दी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये एक और टेक्निकल टर्म है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्लीज वीडियो पॉज करो, मैं 3 सेकेंड साइलेंट रहूंगा। वीडियो पॉज करो, मुझे बताओ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो देखो
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट को हम दो तरह के डिवाइड करते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। पहली बात ये ध्यान रखना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से आ रहा है, देखो एक्ट ही देख लो 1927। तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर करते ही रिजर्व फॉरेस्ट है तो वहां पे कोई एक्टिविटी, दैट मीन्स नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि आप प्रोटेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू टेक परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफिसर। तो देखो कितनी पावरफुल है पोस्ट। हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कितना लाइटली लेते हैं, पर देखो फॉरेस्ट ऑफिसर के बिना परमिशन हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ काम नहीं कर सकते। और रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर करता है? दीज आर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नॉट नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना। ऑलराइट, सो बेसिकली स्टेट का कंट्रोल रहता है। ऑलराइट, देन यहाँ पे जो ट्रीज मिल रहे हैं, नेटिव ट्रीज, देखो कीवर्ड क्या है, नेटिव ट्रीज, जो यहाँ के इंडिजिनस है यहीं पर ही मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एकेशिया निलोटिका, साल्वाडोरा परसिका, कैपरिस डेसिडुआ। और ये सारे प्रोटेक्टेड है अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये ध्यान रखना। देन इसकी एक स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे जो सॉइल है, स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। बेसिकली क्या है, अगर हम सपोज ये सरफेस है, दिस इज सरफेस, तो सरफेस के 2 to 3 मीटर डेप्थ पे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सलाइन सॉइल मिलेगा, सॉल्टी सॉइल। उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, लेयर ऑफ स्वीट सॉइल, मतलब बेसिकली जिसमें सॉल्ट्स कम होंगे। तो देखो सिर्फ इसमें अगर कल्टीवेशन अगर हमें करनी हो, सिर्फ टॉप लेयर में ही कर सकते हैं, उसके बाद तो सलाइन सॉइल में हम कर ही नहीं सकते। और इवन हम अगर टॉप लेयर को अफेक्ट कर देंगे, इस स्वीट सॉइल लेयर को, तो क्या होएगा, सैलिनिटी ऊपर आएगी और फिर से वो सॉइल की, सॉरी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम कर देगी। तो ये ध्यान रखना। ऑलराइट, देन एक बार यूपीएससी ने पूछा था पहले, यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी मिलती है, मालधारीस। ये ध्यान रखना, मालधारीस कम्युनिटी मिलती है। और ये वन ऑफ द लास्ट जो बानी ग्रासलैंड है, वन ऑफ दी लास्ट, ये ध्यान रखना, टर्म लिखा है वन ऑफ दी, नॉट लास्ट। इसमें लास्ट नहीं लिखा है, इसमें वन ऑफ दी लिखा है। आपके लिए होमवर्क है, लास्ट हैबिटेट क्या था इंडिया के चीतास का, ये हम कवर भी करेंगे आगे, एक बायो, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले टॉपिक को कवर करेंगे। पर अभी वीडियो पॉज करके मुझे बताओ प्लीज, इंडिया में चीता लास्ट टाइम कौन से हैबिटेट में मिले थे? एंड वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट्स ऑफ द चीता कौन सा, एक बानी ग्रासलैंड भी है, ये ध्यान रखना। और हम यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करने वाले, ओके। पर अभी रिसेंटली क्या है, न्यूज में पानी ग्रासलैंड थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो देखो थ्रेट क्या फेस करे, वही नॉर्मल चीजें, ओवर ग्रीजिंग, बिकॉज ग्रासलैंड है, एनिमल्स ग्रीज कर रहे हैं। देन यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशी आ रही है, कौन सी, प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा। ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, प्रोसोपियस जूलीफ्लोरा क्या है, चार ऑप्शन से वन ऑफ द ऑप्शन वाज इन्वेसिव स्पीशीज। फिर हम रिवर्स जो पानी से पास करते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो वाटर फ्लो इफेक्ट कर रहा है। इवन इकोसिस्टम सबमर्ज होते हैं, फॉरेस्ट सबमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डैम्स कंस्ट्रक्शन। देन ड्रॉट अकर हो रहे हैं यहाँ पे, एंड सॉइल सैलिनिटी। ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पानी ग्रासलैंड्स। ऑलराइट, ये प्लीज वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बानी ग्रासलैंड कहाँ लोकेटेड है? इजी क्वेश्चन बनाया ये, ताकि आपको स्टार्टर मिल जाए एक बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कहाँ पे है? गुजरात में। आंसर इज ए। ऑलराइट, अब एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में क्या था, इंडिया में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हीट वेव्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब जो टू स्कूल्स ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल डिबेट्स, ये इमर्ज हो रही है। एक इन्वायरमेंटल स्कूल क्या है, शैलो इकोलॉजिज्म, शैलो इकोलॉजिज्म। सेकंड इज डीप, डीप इकोलॉजिज्म। देखो पहली बात, इकोलॉजिज्म सिंपली टर्म क्या है, इकोलॉजी। तो पहले क्लियर होना चाहिए इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी सिंपली मीन्स जो हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। देखो, देखो इकोलॉजी क्या होता है, देखो हम इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें ये आगे एनर्जी, गैसेस, वाटर, सॉइल, ये सब आगे, सनलाइट, सनरेज। देन उनकी इंट्रैक्शन हो रही है लिविंग की नॉन लिविंग के साथ, इवन लिविंग्स आर इंटरेक्टिंग अमंग्स देमसेल्फ, जैसे मैं ह्यूमन, आप ह्यूमन, हम दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इवन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। सो बेसिकली इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। पहले ये बेसिक ध्यान रखना।
So it is study of relationship between living organisms and their physical environment. दिस इज सिंपल इकोलॉजी. अब हम स्टडी ऑफ इकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शैलो एंड डीप. देखो अब इनमें डिफरेंस क्या होगा शैलो एंड डीप में. बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो स्टडी ऑफ इकोलॉजी में हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं. देखो पूरी इन्वायरमेंट किस पे बेस्ड है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप. हम इसको स्टडी कर रहे हैं. तो जैसे मैं और आप हो गए, हमारा रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप. तो अब रिलेशनशिप में हम किस एंटिटी को हम ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं. अगर हम देखो ह्यूमन को एम्फोसाइज कर रहे हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, दैट मीन्स ह्यूमन कम्स फर्स्ट देन एनवायरमेंट, और यू कैन से ह्यूमन सेंट्रिक. तो उसे हम बोलते हैं शैलो इकोलॉजी. सो दिस इज ह्यूमन सेंट्रिक. डीप इकोलॉजी में हम क्या लेते हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के केस में इन्वायरमेंट सेंट्रिक. तो ये ध्यान रखना. तो बेसिकली शैलो इकोलॉजी में क्या हो रहा है, आप ह्यूमन को एज ए सेंटर पे रख रहे हो और फिर उसके अराउंड इन्वायरमेंट को देख रहे हो. तो बेसिकली इन्वायरमेंट में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो आपके लिए सेकेंडरी है. आप पहले देख लो कि ह्यूमंस खुश होने चाहिए, उनका लाइफस्टाइल इंटैक्ट रहना चाहिए, राइट. तो बेसिकली इन्वायरमेंट में अगर लॉस ऑफ एनिमल्स हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, कुछ भी आपको कुछ लेना देना नहीं उससे. आप क्या बोल रहे हो, ह्यूमंस खुश है. हाँ, अगर इन्वायरमेंट में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस राइज हो रहे हैं और उसकी वजह से इम्पैक्ट ह्यूमंस पे हो रहा है, तो आप मेजर्स ले लो. सपोज ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वी आर रिलीजिंग गैसेस, एसी यूज कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है, उससे ओजोन डिप्लेशन हो रहा है. तो अब जब आप शैलो इकोलॉजिज्म की बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे देखो एसीज तो चाहिए बिकॉज ह्यूमन सेंट्रिक है ये. ह्यूमंस को बेनिफिट होना चाहिए, ह्यूमंस लाइफ स्टाइल मेंटेन रहना चाहिए. तो ह्यूमंस के लाइफ स्टाइल में क्या है, एसीज रहे चलते रहे. तो आप क्या कर रहे हो, जो गैसेस रिलीज हो रही है उसको कम करोगे. पर आप एसीज तो नहीं बंद कर रहे ना, एसीज तो चलते रहेंगे. पर आप क्या कर रहे हो कि आप ऐसी एसी बनाओगे जिससे गैसेस रिलीज कम हो. दिस इज शैलो इकोलॉजिज्म. देन आता है डीप इकोलॉजिज्म. इसमें क्या हो रहा है कि आप इन्वायरमेंट को रख रहे हो. अगर कोई एक्टिविटी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है तो आप वो एक्टिविटी ही बंद कर दोगे, उसके चाहे ह्यूमन इफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे. ह्यूमन सेकेंडरी है, इन्वायरमेंट फर्स्ट है. आई होप ये डिफरेंस क्लियर. तो एक बार रीड कर लेते हैं. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कब इमर्ज हुआ था, नॉर्वेजियन फिलोसफर था आर्ने नेस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. हमें इतना नहीं लेना, बस आइडिया लेना कि ये 1970 से डिबेट चलते आ रही है. और क्यों इमर्ज हुई थी, बिकॉज पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन हो रहा था उस टाइम पे. ओके. तो शैलो में क्या हो रहा है, बेसिकली वही ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, राइट. सो बेसिकली शैलो में क्या हो रहा है, इसको हम वीक इकोलॉजिज्म भी बोलते हैं. तो आप इसमें क्या कर रहे हो, ह्यूमन सेंट्रिक है, राइट. तो बेसिकली आप यहाँ पे सिर्फ देख रहे हो कौन से अच्छा पोल्यूशन हो रहा है उसको टैकल करो, अच्छा रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो. प्रॉब्लम क्या होगी, चलो मार्स चलते हैं, मून चलते हैं, राइट. सो दिस इज शैलो इकोलॉजिज्म. इसके एग्जांपल क्या हो गए कि इंस्टेड ऑफ बैनिंग व्हीकल्स, कि व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग व्हीकल्स दैट कॉज लेस पोल्यूशन, और यूजिंग एसीज दैट डू नॉट रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. Alright. So basically it focuses on continuing our present lifestyle. Alright. Next is deep ecologism. इसमें क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में इन्वायरमेंट सेंट्रिक कर रहे हैं, राइट. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ह्यूमन शुड चेंज देयर रिलेशनशिप विद नेचर. ह्यूमंस को अपना बिहेवियर लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. सो लार्ज स्केल चेंजेस टू आवर लाइफस्टाइल. सो सिंपली लाइफस्टाइल के जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए, मीट खा रहे हैं, मीट से क्या हो रहा है हमें पता है, लाइफ स्टॉक से मीथेन गैस रिलीज हो रही है. तो स्टॉप द कमर्शियल फार्मिंग ऑफ मीट. और इवन मीट कमर्शियल फार्मिंग करे तो फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा है, फैटनिंग ऑफ एनिमल्स, रीशेपिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे. तो आप देख सकते हो क्वेश्चन इजी है, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो इसे. ओके. शैलो इकोलॉजी कंसिडर्स व्हाट, इट सिंपली कंसिडर्स एंथ्रोपोजेनिक, बिकॉज एंथ्रो मीन्स ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक. आई होप ये क्लियर, कोई डाउट. ऑलराइट. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैली ऑफ फ्लावर्स. तो रिसेंटली अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वैली ऑफ फ्लावर्स. कहाँ पे है, पहली बार लोकेशन क्लियर होना चाहिए आप सबको. यहाँ पे एक स्टेट है उत्तराखंड. उत्तराखंड में
एक लोकेशन है वैली ऑफ फ्लावर्स। प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके बताओ, जो वैली ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स है ये कौन से माउंटेन रेंज पे है, कौन सी हिमालयन माउंटेन रेंज? बिकॉज यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके बताओ। ऑलराइट, सो बेसिकली इसको अभी टूरिज्म के लिए ओपन किया है, टूरिज्म पोटेंशियल इस एरिया का बहुत था, राइट। इसको आप यूज भी कर सकते हो एज ए इको टूरिज्म, मीन्स के आंसर में। ऑलराइट, कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड। इसको हमने डिक्लेयर किया था एज ए नेशनल पार्क 1982 में। एक्सपांस याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं याद रहेगा आपको, राइट। देन इट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2005। तो कीवर्ड्स के इसके उत्तराखंड, नेशनल पार्क एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2005 में। हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ते हैं ना, नेचुरल मिक्स एंड कल्चरल, तो उसमें वन ऑफ द एग्जांपल क्या है? नेचुरल का वैली ऑफ फ्लावर्स। ऑलराइट, इसमें और क्या याद करना है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से? किसने आइडेंटिफाई किया था ये? फ्रैंक एस स्मिथ। वैसे यूपीएससी पूछेगा नहीं ये स्टेट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। फ्रैंक एस स्मिथ 1931 में। इसमें अब आपको क्या याद करना है, यूपीएससी कैसे पूछेगा इसमें क्वेश्चन? स्पीशीज, बिकॉज वाइल्ड लाइफ उसका फेवरेट टॉपिक एरिया है और वो पूछ सकता है। उसने एक बार पहले ही पूछा हुआ है कि स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है। ऐसी इस वैली ऑफ फ्लावर किसके लिए फेमस है? ये ब्रह्म कमल, ब्रह्मा कमल, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। एक ये चीज ध्यान रखना। देन ब्लू पॉपी भी यहाँ ग्रो होता है, विच इज नोन एज क्वीन ऑफ फ्लावर्स। सो वैली ऑफ फ्लावर्स दो चीजों के लिए फेमस है, ब्रह्मा कमल एंड ब्लू पॉपी। ब्रह्मा कमल के स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड, ब्लू पॉपी के क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ओके, देन यहाँ पे फॉनल डाइवर्सिटी, फॉनल मीन्स एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पे, एंड इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन जास्कर एंड ग्रेट हिमालय। और देखो यहाँ पे इतना खाना मिलता है यहाँ पे इवन लेपर्ड्स आपको क्या मिल रहे हैं? मोटे, फैट। और लाइक जोक्स अपार्ट, तो देखो अब इसको यूपीएससी ये भी पूछ सकती है, वैली ऑफ फ्लावर है, नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? कौन से क्लाइमेटिक रीजन है? एक बार यूपीएससी ने पहले पूछा भी हुआ है, राइट। नामदफा वाला क्वेश्चन था 2015 या 2016 में पूछा था, उसमें वन ऑफ द ऑप्शन वैली ऑफ फ्लावर भी था। तो देखो इसमें कौन सा क्लाइमेट मिल रहा है? टेम्परेट एल्पाइन जोन। तो ध्यान रखना, टेम्परेट एल्पाइन जोन, सास्कर एंड ग्रेट हिमालय, उसके बीच में ट्रांजिशन जोन है ये, राइट। ऑलराइट, सो इजी है क्वेश्चन, वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड? यस, आंसर इज उत्तरांचल, इज द आंसर। Okay friends, thank you so much, have a nice day ahead, we'll continue with the next topic of environment। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट प्रॉब्ली होगा बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ कवर करेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट सेक्शन, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कुछ आपको फीडबैक हो प्लीज टू लेट अस नो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।